मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद आपके सामने चैप्टर नंबर 11 द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बिहेवियर ऑफ बिजनेस, दैट हाउ द इकोनॉमी कैन अफेक्ट द बिजनेस। हम बिजनेस की बात करेंगे, धंधे की बात करेंगे, धंधों की बात करेंगे कि एक इकोनॉमी किस तरह से उस बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है। बेटे यही नाम है इस चैप्टर का। आप रजिस्टर ओपन कर लीजिए प्लीज। लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूं। In the last lecture number 1, I have told you something about that why or the priorities or the chapters or the new role of a finance manager post COVID scenario. तो बेटे नाम देखिए चैप्टर नंबर 11 का क्या था? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस। इट मींस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट is an independent factor and the business is a dependent factor. It means business activities will be dependent upon the economic environment. Economic environment is population and business is sample. Sample is affected by population. जैसे जैसे मैंने कहा, एक टाइटैनिक शिप थी और उस टाइटैनिक शिप में बड़े सारे लोग बैठे थे एंड टाइटैनिक शिप इज इंडिपेंडेंट और उन लोगों का मरना या जीना इज डिपेंडेंट अपॉन टाइटैनिक। जैसे रेनफॉल का होना या टेम्परेचर का डिक्रीज होना और स्वेटर्स का, वूलन गारमेंट्स का बिकना, इट हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। इंडिपेंडेंट क्या और डिपेंडेंट क्या? बेटे विंटर का एनवायरनमेंट का, विंटर इज दैट इज इंडिपेंडेंट और विंटर और वूलन गारमेंट्स का सेल होना इज डिपेंडेंट। सिमिलरली द पॉइंट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इट मींस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज इंडिपेंडेंट एंड द बिजनेस इन द इकोनॉमी विच वी आर देयर दैट इज डिपेंडेंट। आप बताइए, कोका कोला की ह्यूज सब्सिडीज हैं। कोका कोला पाकिस्तान में भी है, कोका कोला इंडिया में भी है, कोका कोला ऑस्ट्रेलिया में भी है, बट द प्रॉफिट्स ऑफ कोका कोला इज डिफरेंट इन ईच एंड एवरी कंट्री बिकॉज इकोनॉमी ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री डिफर्स and on the basis of that economy their revenue differs, their cost differs, their inflation cost differs, their BOP differs. तो आज के इस लेक्चर के थ्रू जो हमारी लेक्चर की श्रृंखला स्टार्ट हो गई, चैप्टर नंबर 11 में मैं लगभग 9 से 10 लेक्चर्स लेने वाला हूं। ऐसा नहीं कि थ्योरी का तो बस जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। बेटे भूपेश आनंद को जल्दी जल्दी करता ही नहीं। आपको मैं 10 लेक्चर्स कराऊंगा, लगभग 9-10 लेक्चर्स लेने वाला हूं और मैं कुछ ज्यादा बताऊंगा। जैसे आपको मॉनेटरी पॉलिसी में उन्होंने 2 पेज बता दिए, कैप्लर और बीबीबी, बट आई विल बी गिविंग यू सम मोर कंटेंट। आई विल बी गिविंग यू सम मोर कंटेंट ऑन द फिजिकल पॉलिसी सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया। यार है क्या, इतना थोड़ा सा पढ़ के क्या याद रखोगे? आप बस रजिस्टर ओपन करें जी। आप सभी के सभी मेरे दोस्त हैं और आपके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि ACCA F9 फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर करें। ग्रेट गुड मॉर्निंग मैंने लिख दिया, लेक्चर नंबर 2 लिख दिया, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस, अ न्यू रोल ऑफ अ फाइनेंस मैनेजर। मैं बस आज के एक विचार में यही कहूंगा कि हम बचपन में स्कूल में जाते थे तो बोलते थे अस्मो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे भगवान, हमें रोशनी की तरफ लेके चल, सरस्वती की तरफ लेके चल, ज्ञान की तरफ लेके चल। आइए हम उसी ज्ञान के लिए ACCA स्किल लेवल फाइनेंशियल मैनेजमेंट F9 में एंटर करने जा रहे हैं और लेक्चर नंबर 2 बिल्कुल कमर सीधी करके बैठे हैं, मोबाइल फोन हमारा म्यूट में और बिल्कुल लेट के तो पढ़ ही नहीं रहे बेटे। महापाप है पढ़ लेट के पढ़ना। आपके सामने देखिए जी, मैं खड़ा हूं, मेरे हाथ ऊपर है, टाई लगाई हुई है, फुल एनर्जी के साथ आपको मैं पढ़ा रहा हूं। तो आपका भी धर्म बनता है कि आप ईमानदारी से कमर सीधी करके टेबल चेयर में नोट्स प्रिपेयर करें, मेरी बातों को सुने ध्यान से, क्योंकि बेटे आपकी लाइफ को मैं बदल सकता हूं अगर आपने मेरे को थोड़ा सा साथ दे दिया। तो मेरी कहानी शुरू हो रही है आज के इस लेक्चर के थ्रू, बट उससे पहले मैं भूपेश आनंद एक बात कहना चाहता हूं कि आप सबके पास जूस नोट्स होंगे और आप सबने जूस नोट्स मेरे ऑलरेडी हार्ड कॉपी कर लिए होंगे। बेटे हार्ड कॉपी कराना कंपलसरी है ना। तो जैसे मैंने इस चैप्टर नंबर 11 को 5 कंसेप्ट्स में डिस्कस किया। फर्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमिकल पॉलिसी, the second is a monetary policy, the third is a physical policy, and the fourth is the government regulation and the government intervention and the regulations, and the last is a summary. वैसे 5-6 कंसेप्ट में सिमट जाएगा ये पूरा चैप्टर, लेकिन मैंने इसके 10 लेक्चर्स डिवोट किए हैं। और बेटे सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं आपको कि नो डाउट आई हैव गिवन द समरी। मैंने बीबीबी, कैप्लॉन और अपनी नॉलेज से कुछ समरी प्रिपेयर की, जूस नोट्स प्रिपेयर किए, बट इन सभी जूस नोट्स का बेनिफिट तब है जब आप पहले मेरी हैंड रिटन स्लाइड्स को लिखोगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे, मैं जो इसके साथ रिलेट कर रहा हूँ रियलिटी में उसको देखोगे। तो आओ मेरे दोस्त आओ, पहली बात आप मेरी बात को सुने और फिर हम यहां पर आएंगे। मैंने बड़े प्यारे प्यारे नोट्स प्रिपेयर किए हैं। आइए जी, आइए सर
एक बात को सुनना, सभी कुछ लिखना है। मैं आपसे बड़ी सिंपल सी और नीचे से ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करेंगे। सपोजिंगली यू हैव नॉट रेड इकोनॉमिक्स एनीवेयर, आपने आज तक जिंदगी में इकोनॉमिक्स का नाम और निशान नहीं सुना, भूपेश आनंद जिंदा साहब आपको बिल्कुल ए टू जेड बताएगा। वैसे इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के दो वर्ड्स, अगर आप दो वर्ड से जुड़ा है बेटे, इकोनॉमिक्स, इको को मैं अलग कर दूं, इको मतलब इकोसिस्टम, इट मींस एनवायरमेंट सिस्टम, एंड द उसकी स्टडी को बोलते हैं बेटे इकोनॉमिक्स। एंड हियर माय मेन बिग क्वेश्चन टू यू इज, as we have discussed in the last lecture number 1, chapter number 11, that whether a economics of a country or a economics of an area can affect my business, because I am a finance manager of this business, और मेरे business के लिए sales बड़ी important है, और sales generate होती है, sales dependent है डिमांड से, और डिमांड डिपेंडेंट है लोगों के इनकम स्केल से, और इनकम स्केल डिपेंडेंट है एम्प्लॉयमेंट से, एम्प्लॉयमेंट डिपेंडेंट है गवर्नमेंट की पॉलिसी से। आप देख रहे हैं जैसे एक बड़ी सी भैंस को चेन से बांध देते हैं, किस तरह से धीरे 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 अगर आप देखेंगे तो मैं आपसे ये कहूंगा, यस द बिजनेस इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विद द डिमांड। अब आप ये बताइए, कंट्री में डिमांड ही क्रिएट नहीं हो रही है, इंडिया में सब क्यों आ रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे डिमांड क्रिएट हो रही है। अगर एक कंट्री में डिमांड ही क्रिएट नहीं हो रही है, इट मीन्स पीपल दे आर नम, कुछ डिमांड करते ही नहीं, तो अल्टीमेटली कोई भी कंपनी की सेल प्रॉस्पर हो ही नहीं सकती। द सेल विल नॉट इंक्रीज, एंड व्हेन सेल विल नॉट इंक्रीज, दैट कंपनी विल बी अ लॉस मेकिंग कंपनी, बिकॉज दैट कंपनी हैज टू इनकर सम फिक्स्ड एक्सपेंसेस, सम वेरिएबल कॉस्ट, एंड अल्टीमेटली वो कंपनी संक हो जाएगी, बंद हो जाएगी, इंसॉल्वेंट हो जाएगी, बैंकरप्ट हो जाएगी, जैसे किंगफिशर एयरलाइंस, सत्यम कंप्यूटर्स, लेमैन ब्रदर्स, एनरॉन, जनरल मोटर्स खत्म होने वाली है। इट मींस द पॉइंट इज, एक इकोनॉमी की डिमांड क्रिएशन से आपके सेल्स और आपकी कॉस्ट में डिपेंडेंसी है। मैं आज के इस लेक्चर के लास्ट में इसी बात को कंक्लूड करूंगा। क्वेश्चन है whether demand of an organization, whether the point is whether the economy, whether the demand or the sale or the cost of a business is directly affected by the economy. So the answer is yes. अब कैसे वो भी देखेंगे। आप बस फर्स्ट पॉइंट लिखिए जी, इकोनॉमिक्स में लिखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट में लिखिए, वेदर इकोनॉमिक्स अफेक्ट बिजनेस, क्या इकोनॉमिक्स बिजनेस को अफेक्ट करती है? Whether economics affect business? So my question to you is whether economics affect business. So my answer will be yes, it will affect. फिर मैं आपसे नीचे धीरे धीरे इट विल अफेक्ट, बिकॉज मेरे बिजनेस के लिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट, आई विल से माय मेन ऑब्जेक्टिव, जैसे गुरु द्रोणाचार्य जब भी अर्जुन से पूछते थे, अर्जुन ये बता यार पेड़ पे क्या लगा है, तो वो कहता था, अर्जुन गुरुदेव मुझे तो बस एक ही चीज दिखती है, चिड़िया ही दिखती है और कुछ दिखता ही नहीं। तो फाइनेंस मैनेजर को प्रॉफिट ही दिखता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ही दिखती है, एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट, एंड द इकोनॉमी पोजीशन विल अफेक्ट द सेल्स एज वेल एज द कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट में लेबर की बात करेंगे, एक्सचेंज रेट की बात करेंगे, इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे, सेल्स में डिमांड की बात करेंगे। तो मोटा मोटी मैं ये कहना चाहता हूं कि एक कंट्री की इकोनॉमी उसके बिजनेस को अफेक्ट करती है। अब सवाल आता है कि इकोनॉमिक्स है क्या। मैंने कहा जी, इकोनॉमिक्स वैसे ब्रॉडली वी कैन से, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब क्या है? जैसे माइक्रो का मतलब छोटा, मैक्रो का मतलब बड़ा। माइक्रो मींस डिमांड का मतलब क्या है, सप्लाई क्या है, डिमांड सप्लाई की रिलेशनशिप क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, फर्म स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, मोनोपोली क्या है, डिओपोली क्या है, ओलिगोपोली क्या है, बिजनेस साइकिल्स क्या है। अब सवाल है कि आपको क्या ये करना है, नहीं करना, बट मैं भूपेश आनंद क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं जान के ज्यादा बता रहा हूं कि आपको लॉजिकली रिलेशनशिप समझ आए कि इकोनॉमिक्स में खाली मैक्रो नहीं होती, इकोनॉमिक्स मींस माइक्रो प्लस मैक्रो। Micro means small, macro means global, overall, and when I say macro, बेटे मैक्रो बड़ी होती है, माइक्रो छोटी छोटी होती है। जैसे माइक्रोवेव छोटा है, मैक्रो बड़ा है। अब इस मैक्रो में हम ये डिस्कस कर रहे हैं, वी वांट टू डिस्कस इन मैक्रो थ्योरी, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट व्हाट इज द जीडीपी ऑफ दिस कंट्री, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है ना। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जीडीपी बताया था विकिपीडिया में कि जीडीपी इंडिया की क्या है और यूरोप की क्या है और अमेरिका की क्या है। तो जीडीपी क्या है, इंप्लॉयमेंट जनरेशन क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है,
एंड द डेविएशन बिटवीन रिच एंड पुअर क्या है। इट मींस इन सभी फैक्टर्स को जब हम रीड करते हैं तो उसका हमने एक नाम डाल दिया। क्या नाम डाल दिया जी? मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपकी कमर बिल्कुल सीधी, आप में से कुछ बच्चे ढीले हो चुके हैं बेटा। ऊपर हेडिंग लिखिए टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में दो फैक्टर्स लिख रहे हैं, एक लिख रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक लिख रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो के नीचे लिख रहे हैं डिमांड, माइक्रो के नीचे लिख रहे हैं सप्लाई, माइक्रो के नीचे लिख रहे हैं टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स, माइक्रो के नीचे लिख रहे हैं एग्रीगेट डिमांड, माइक्रो के नीचे लिख रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई, माइक्रो के नीचे लिख रहे हैं बिजनेस साइकिल्स। आप सब लिख रहे हैं लिख रहे हैं लिख रहे हैं, कमर सीधी करके बैठे हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? मतलब मैक्रो में कहता हूं ज्यादा बड़े रूप में किसी चीज को देखना। जैसे हम बात करेंगे कि पूरी इकोनॉमी की जीडीपी क्या है ना, पूरी इकोनॉमी की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, पूरी इकोनॉमी की पॉपुलेशन डेमोग्राफिक पोजीशन क्या है, तो आप लिखिए जी मैक्रो इकोनॉमिक्स में मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, लॉज एंड रेगुलेशंस। हम 4-5 बातों को देखेंगे, बट आप लिखिए, पहले लिखिए मैं मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है वी विल डिस्कस। मैंने 2-3 लेक्चर डिवोट किया मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर, जबकि आपके कैप्लन रिव्यू में 2-3 पेज दिए। आई हैव डिवोटेड 2-3 लेक्चर्स ऑन दिस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड मोर। यू नो आई हैव गिवन मोर कवरेज फॉर मॉनेटरी पॉलिसी। व्हाट आई मीन बाय फिजिकल पॉलिसी, व्हाई वी वांट टू कैलकुलेट फिजिकल पॉलिसी, एंड व्हाट इज द कास्केडिंग इफेक्ट। आई हैव अगेन डिवोटेड 2-3 लेक्चर्स फॉर फिजिकल पॉलिसी, एंड देन गवर्नमेंट इंटरवेंशन, एंड देन लॉज एंड रेगुलेशन। ये 4 बातों को हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। दोस्तों आइए हम सब चल पड़े उस दुनिया की राह में जहां पर रोशनी रोशनी है यार। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी अभी हम करने वाले हैं मैक्रो। मैं आपसे कहता हूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है कि एक इकोनॉमी के जीडीपी को रीड करना, स्टडी करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टडी करना, पर कैपिटल इनकम को स्टडी करना, वहाँ के एक्सपेंडिचर को स्टडी करना, आउटपुट को स्टडी करना, और उसके बेसिस पे उसको रेगुलेट करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसीज को स्टडी करना, फिजिकल पॉलिसी को स्टडी करना। जैसे मैं बात करूँ आपके सामने इंडिया, तो इंडिया की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या है, इंडिया की बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, इंडिया की जीडीपी क्या है, इंडिया 5th कंट्री क्यों बन गई पूरे दुनिया में, इंडिया की पर्सनल इनकम क्या है, इंडिया के लोग क्या काम करते हैं, इंडिया के लोग की डेमोग्राफिक पोजीशन क्या है, तो और इंडियन गवर्नमेंट क्या मॉनेटरी पॉलिसीज अडॉप्ट कर रही है, यू नो, फॉर सप्लाई ऑफ मनी, फॉर इंटरेस्ट रेट्स, and government of India what they are doing for physical, you know, how much tax they are charging, how much expenditure they are doing, how much is the budget deficit in the budget, in the balance of payment। तो ये सभी बातों को स्टडी करने का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स, और उसको रेगुलेट करने के लिए हम एक पॉलिसी प्रिपेयर करते हैं। जैसे हम हर चीज का बजट प्रिपेयर करते हैं, भाई सेल्स का बजट प्रिपेयर होता है, प्रोडक्शन का बजट प्रिपेयर होता है, कैश का बजट प्रिपेयर होता है, और आप भी तो एग्जामिनेशन में अपना टाइम टेबल प्रिपेयर करते हो। इट मींस अ टाइम टेबल विच आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दीज फैक्टर्स टू रेगुलेट दीज फैक्टर्स। भाई एक तो ये होता है कि हमारी किस्मत में जो होगा मिल जाएगा, आप मेहनत ना करें बस जो होगा मिल जाएगा। एक तो पॉलिसी ये हो सकती है, दूसरी उस चीज को पाने की कोशिश करनी है, जैसे आप चाहते हैं वैसा हो जाए। इट मीन्स उसको कोशिश करेंगे। इट मीन्स मैक्रो इकोनॉमिकल पॉलिसी का मतलब है हम इन सभी फैक्टर्स को अपने हिसाब से रेगुलेट करें और एक नॉर्म्स प्रिपेयर करें, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। तो आप लिख रहे हैं, 3rd पॉइंट लिख रहे हैं, सब लिख रहे हैं बेटा। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इज द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी। हम मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी की मैनेजमेंट कर रहे हैं टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि उस इकोनॉमी का जो बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए हम एक पॉलिसी बनाएंगे और उसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिकल पॉलिसी। मैं चैप्टर नंबर 11 में बेसिकली आपको मैक्रो इकोनॉमिकल पॉलिसी बताने वाला हूं, क्योंकि माइक्रो हमारे कोर्स में नहीं है। अब सवाल आता है कि मैक्रो में हम क्या क्या बातों का ध्यान रखते हैं। सपोजिंगली आई हैव जस्ट गिवन द एग्जांपल ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दैट हाउ मच इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, whether they are unemployment or whether they're fully employed, because objective of the government is to have a full employment। अगर आप इलेक्शंस को देखें, इलेक्शंस की बात करें, लोकसभा के इलेक्शंस की बात करें, राज्यसभा के इलेक्शंस की बात करें या स्टेट की बात करें, जनरली एम्प्लॉयमेंट हमारे इंडिया में बड़ा इंपॉर्टेंट एक मुद्दा माना गया है कि भाई हम एम्प्लॉयमेंट इतनी जनरेट कर देंगे, बिकॉज इट इज अ मैक्रो इकोनॉमिकल पॉलिसी। अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो उससे क्या होगा बेटे, ज्यादा मनी सप्लाई होगा, मनी फ्लो होगा। अच्छा जब मनी फ्लो होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन होगी, एक्सपेंडिचर्स क्रिएट होंगे, डिमांड क्रिएट होगी, और अल्टीमेटली इकोनॉमी ग्रो करनी स्टार्ट कर देगी।
So my point to you is, in macroeconomical policy, because I want to regulate that economy, it means I want to regulate the employment of that economy. And my objective is to have full employment. Second is inflation. अब अभी मैं आपको अफ्रीका की कुछ कंट्रीज के नाम लूंगा और उसमें बताऊंगा कि उनकी इन्फ्लेशन 300% है। मतलब वो ब्रेड लेने जाते हैं तो अलग रेट होता है ब्रेड का, और जब दुकान पे पहुंचते हैं शॉप में ब्रेड लेने के, तो दे हैव अ डिफरेंट रेट विच दे हैव टू पे फॉर बाइंग दैट ब्रेड। इतनी इन्फ्लेशन है। अच्छा, किसी भी कंट्री में जब ज्यादा इन्फ्लेशन होती है तो इसका मतलब है डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम है, which is not a good position. And if I say that inflation is zero, that is also not a good position. आपका inflation होना चाहिए, but that should be controlled. महंगाई होनी चाहिए, हाई हाई महंगाई, हाई हाई महंगाई। महंगाई मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होनी चाहिए, बट द पॉइंट इज इट हैज टू बी कंट्रोल्ड। डिमांड पूरी इन्फ्लेशन होती है, पुश फॉल इन्फ्लेशन होती है, तो मैं उनको डिस्कस करूंगा। मैं आपसे आज ये कहना चाहता हूं कि टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन ऑफ दैट इकोनॉमी, दैट इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिकल पॉलिसी। तो मैं इस समय आपके सामने 5-6 ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस कर रहा हूं, विच कैन बी माय ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिकल पॉलिसी। और उसको मैनेज करने के लिए मैं मॉनेटरी पॉलिसीज बनाऊंगा, फिजिकल पॉलिसीज बनाऊंगा, और गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के साथ रेगुलेशन करूंगा, तो सो दैट इकोनॉमी बिहेव्स एज आई वांट। तो आप घड़ा बनाइए, सबने बनाना है, सबने बनाना है। मैं पहले कहता हूं जी इंप्लॉयमेंट फुल होना चाहिए, इन्फ्लेशन होना चाहिए, फिर थर्ड इज इकोनॉमिकल ग्रोथ होनी चाहिए, जीडीपी बढ़ना चाहिए, आउटपुट बढ़नी चाहिए। It means I want to regulate that output, I want to regulate that GDP, I want to have that more per capita income, I want to have more per disposal income of my economy. And this is, and then I should have, more exports and less imports. अभी बताऊंगा, उसको डिस्कस करेंगे। और पांचवा ऑब्जेक्टिव है दैट द रिच एंड पुअर के बीच में डिफरेंस कम हो। So these are the 5 objectives. कुंती माता के महाभारत में पांडव के 5 पुत्र थे। पहला is full employment. I want to create a full employment scenario. Second is I want to control inflation. I don't want to minimize it, but I want to control it within the limits. The third is I should have economical growth, GDP, per capita income. And the fourth is my balance of payment should give me a surplus. My export should be more than imports. Why I should purchase from China? And the fifth is the difference between rich and poor should be minimum. जिस इकोनॉमी में ये पांचों फीचर्स पाए जाते हैं, इतिहास गवाह इस बात का कि वो इकोनॉमी डेवलप करती है, उस इकोनॉमी के लोग खुश रहते हैं और उनका हैप्पी इंडेक्स ज्यादा अच्छा रहता है। तो आप सब आइए मेरे साथ, और मैं अभी इनके 5 फीचर्स के बाद, हम ऑब्जेक्टिव्स के बाद ये डिस्कस करेंगे कि क्या ये फीचर्स एक बिजनेस में अफेक्ट करते हैं, कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट होगी किसी इकोनॉमी में, तो बिकॉज द चैप्टर, द नेम ऑफ द चैप्टर इज, मैं ये कहता हूं जी, नाम क्या है चैप्टर का आपको पता है? चैप्टर का नाम है द इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस। इट मींस वेदर दिस एनवायरनमेंट ऑफ द इकोनॉमिक्स कैन अफेक्ट द बिजनेस। And I have just told you that economics is micro and macro, and just I have told you macro, I have told you objectives. तो मैं अब ये चेक करूंगा कि ये जो objectives मैंने अभी आपको बताए, क्या ये सभी ऑब्जेक्टिव्स एक बिजनेस एंटिटी को अफेक्ट करते हैं? हम अभी देखेंगे, सीखेंगे। वी विल सी दैट वेदर दे आर पॉजिटिवली रिलेटेड और वेदर दे आर नेगेटिवली रिलेटेड। तो फर्स्ट फैक्टर मैंने बताया था एम्प्लॉयमेंट का। The objective of the macroeconomical policy is that we should have a full employment, 100% employment। जिसको नौकरी चाहिए मिलेगी। अच्छा, जब नौकरी चाहिए तो मिलेगी, तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली प्रोडक्शन ज्यादा होगी, आपकी कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा होगी, और जब इनकम फ्लो, मनी फ्लो ज्यादा होगा, मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट ज्यादा होगा, अल्टीमेटली सेविंग्स होगी, सेविंग्स फिर इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होंगी और डिमांड क्रिएट होगी। आप बताइए, आपके पास पैसे होंगे तो क्या डिमांड नहीं क्रिएट करेंगे? और पैसे कब होंगे? जब आप नौकरी करेंगे, बिकॉज यू वांट टू, और यू डू एनीथिंग, गुड्स को सेल कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अपना धंधा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट एम्प्लॉयमेंट तो है। आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट का मतलब थोड़ी है कि एम्प्लॉयर के पास, यू कैन बी सेल्फ एम्प्लॉयड। So my objective as a macroeconomical policy first is I should have full 100% employment, and for that मोदी जी की अगर आप पॉलिसीज देखें, just I'm giving you example of India,
You can see for Europe, you can see for America, you can see for Pakistan, and the policies of central government are there to generate more employment, to have more opportunities for the public, so that all other countries are being attracted here. तभी तो बार बार मोदी जी कहते हैं हमारे यहाँ डेमोग्राफिक पोजीशन बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे यंग पॉपुलेशन बहुत अच्छी है. अगर आप जापान को देखें तो दे हैव मोर ओल्ड पॉपुलेशन. इफ यू सी इंडिया, वी हैव मोर यंग पॉपुलेशन. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यंग एंड पुअर, यंग एंड ओल्ड. तो क्या लगता है जी, पहला ऑब्जेक्टिव सबको समझ आ गया. अभी हम ये चेक करेंगे कि अगर इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी तो क्या बिजनेस को इफेक्ट होगा. वैसे आंसर आएगा यस. अभी मैं प्रूव कर दूंगा. सेकंड इज, बेटे मैंने अभी बताया आपको कि आप ये समझ लीजिए, अगर जिस कंट्री में इन्फ्लेशन ज्यादा है, आप अभी सामान लेने गए एक्स डॉलर्स का मिल रहा है, कुछ दिनों के बाद लेने गए एक्स प्लस समथिंग डॉलर्स का मिल रहा है, कुछ और दिनों के बाद तो एक्स प्लस समथिंग डॉलर्स का मिल रहा है. तो बेटे ये सिचुएशन एक अच्छी सिचुएशन है किसी भी इकोनॉमी के लिए. तो इट मींस इन्फ्लेशन शुड बी देयर, बट देयर हैज टू बी स्टेबिलिटी इन द प्राइजेस. ह्यूज डिफरेंस नहीं होना चाहिए प्राइजेस का, अदरवाइज उस इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं होगी इफ देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द प्राइजेस. So my point to you is that there has to be controlled inflation. तो इन्फ्लेशन की बात करेंगे, इन्फ्लेशन रेट्स की बात करेंगे. इंडिया में कितनी इन्फ्लेशन है, यूएसए में कितनी इन्फ्लेशन है, अफ्रीका में कितनी इन्फ्लेशन है, अभी मैं विकिपीडिया में लेके जाऊंगा. आप समझ रहे हैं कि आज एक कप ऑफ टी हमारी इंडिया में 10 रुपीज का आता है. मान लेते हैं कल आएगा 22 रुपए का, 22 रुपीज, परसों आ रहा है 50 रुपीज. तो दिस इकोनॉमी विल नॉट ग्रो. इट मींस द इन्फ्लेशन इज नॉट बीइंग कंट्रोल्ड. जैसे अभी पाकिस्तान में देखें तो रेट्स कितने ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं. इट मींस हायर द इन्फ्लेशन, लेस विल बी द ग्रोथ फॉर दैट इकोनॉमी, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज डेविएशन बिटवीन द प्राइसेस. that should not be there. तो दो ऑब्जेक्टिव्स मैंने डिस्कस किए. अभी हम ये चेक करेंगे कि क्या ये दो ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस एंटिटी को अफेक्ट करते हैं. थर्ड, इकोनॉमिकल ग्रोथ. अब बेटे इकोनॉमिकल ग्रोथ, जैसे मैं बोलता हूं पाव भाजी, तो आपका नाम आता है भाजी, नींबू, प्याज, चटनी, पाव, है ना, चम्मच, प्लेट, मक्खन. मैं जैसे बोलता हूं इकोनॉमिकल ग्रोथ, इट मींस आपका ध्यान जाना चाहिए नेशनल इनकम ऑफ दैट कंट्री, जीडीपी ऑफ दैट कंट्री, पर कैपिटा इनकम ऑफ दैट कंट्री, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ऑफ दैट कंट्री, डिमांड क्रिएट, बिकॉज इन्हीं से डिमांड क्रिएट होगी. तो इकोनॉमिकल ग्रोथ होना भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है किसी भी इकोनॉमिक पॉलिसी का. ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव दिस इज ओनली फॉर इंडिया. आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज evergreen objectives of any macroeconomical policy. The first is, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, इंप्लॉयमेंट की बातें की, फुल इंप्लॉयमेंट की बातें की. सेकंड जो मैंने अभी डिस्कस किया, मैंने कहा जी प्राइस की स्टेबिलिटी होनी चाहिए, महंगाई नहीं ज्यादा होनी चाहिए, एंड डिफ्लेशन भी नहीं होना चाहिए. और थर्ड बात जो मैंने अभी बताई, इकोनॉमिकल ग्रोथ की बातें बताई. फोर्थ पॉइंट है, बेटे आप ये बताओ, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है कि आप, भगवान ने क्या किया, सारी रिसोर्सेज एक जगह नहीं दी, कुछ पूरी रिसोर्सेज इस पूरे अर्थ प्लैनेट पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. अब कुछ अफ्रीका का अच्छा है, कुछ इंडिया का अच्छा है, कुछ अमेरिका का अच्छा है, कुछ दुबई का अच्छा है. अब होगा क्या कि आपके पास जब ज्यादा पैसे आएंगे तो आप दूसरे कंट्री के गुड्स को, जो जहां पे जो जिसका फेमस है, जैसे अमेरिकन फूड्स फेमस है, दुबई का सोना बड़ा फेमस है ना, जापान की इलेक्ट्रॉनिक्स बड़ी फेमस है, ठीक है ना, यूरोप की और चीज होंगी कुछ फेमस, आप वो वाली चीजें बाय करेंगे. इट मीन इंपोर्ट इंक्रीज होगा. अच्छा, इंपोर्ट जब इंक्रीज होगा तो एक्सपोर्ट अगर उतना इंक्रीज नहीं हुआ तो देयर विल बी डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो a fourth objective of any country's macroeconomical policy is that we should have a normal balance of payment, you know. And the fifth is the difference between poor and rich ज्यादा नहीं होना चाहिए बेटे, ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए रिच और पुअर के बीच में. मैं ये कहना चाहता हूं. आई थिंक आप बात समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं. अब मैं आपसे पूछूंगा, आप सभी से पूछूंगा, आप सब मेरे से दूर हैं लेकिन मेरे दिल से दूर नहीं है. मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैंने अभी आपको 5 फैक्टर्स बताए मैक्रो इकोनॉमिकल पॉलिसी के. नाउ यू हैव टू टेल मी दैट इफ these factors, whether these factors can affect the business activities, and if they can affect the business activities, whether that can affect the business transactions, the sales of that business, the cost of that business, and the profit of that business. तो आज आपको ये बताना है कि क्या उनका सीधा सीधा प्यार है, आलिया भट्ट का और रणबीर का जैसे सीधा सीधा प्यार है ना, कैटरीना और उसके हस्बैंड का सीधा सीधा प्यार है, बट कैटरीना और रणबीर का इनडायरेक्ट प्यार है. मेरी बात आप शायद समझ रहे जो मैं कहना चाहता हूं. पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है, इसको चेक करना है. तो आइए मेहरबान,
रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो धंधा है, रिलायंस जियो अभी स्टार्ट हुआ, कितने वर्ष हो गए आज, और इट इज नाउ बिकमिंग नंबर 1 इन इंडिया। तो सवाल आता है कि क्या उन्होंने पहले इकोनॉमिकल फैक्टर्स, वेदर द इकोनॉमिकल फैक्टर्स ऑफ इंडिया हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द ग्रोथ ऑफ रिलायंस जियो? द आंसर इज यस। बिकॉज जब आप इंप्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन ठीक करेंगे, जब इन्फ्लेशन ठीक होगा, तो अल्टीमेटली इससे डिमांड क्रिएट होगी, और डिमांड जब क्रिएट होगी तो अल्टीमेटली आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट होगी, तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी बेटे। तो दे हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप, लेट इट बी अमेरिकन कंपनी, लेट इट बी अमेरिकन बिजनेस, लेट इट बी यूरोपियन बिजनेस, दैट्स व्हाई ऑल दोस कंट्रीज, दोस कंपनीज आर कमिंग इन इंडिया। मैंने तभी तो आपको लास्ट क्लास में एक बात बड़ी प्यारी सी बताई थी, पता नहीं आपने ध्यान से सुनी या नहीं सुनी। लेक्चर 1 की बात कर रहा हूं बेटे, लेक्चर 1 की बात कर रहा हूं। मैंने लेक्चर 1 में आपको ये बताया था दैट व्हाट आर द इकोनॉमिकल पॉलिसी, इंप्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क इन इंडिया। तो दीज आर द 5 ऑब्जेक्टिव्स, आप आराम से देखना, गूगल में सब अवेलेबल है, आपके मोबाइल फोन में सब अवेलेबल है। ये 10 क्या, 20 क्या, 25 क्या, 50 क्या, 100 कंपनीज हमारी इंडिया में आ चुकी है, अमेरिकन, दोज हु आर डूइंग बिजनेस, बिकॉज माय इकोनॉमिकल पॉलिसी इज गुड। दीज आर द यूरोपियन कंपनीज हु आर देयर इन इंडिया। सो द पॉइंट इज, मैं कहना ये चाहता हूं दोस्तों, आप सभी को ये कहना चाहता हूं कि आप जो भी कुछ पढ़ रहे हैं इसको रिलेट करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा यार। स्टडी मिडल में किट 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 मार्क कर दिया, पीपीटी देख ली, कुछ लिखा नहीं, ढीले बैठ जाते हैं। आप मेरी क्लास में ढीले बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि मैं एनर्जी फ्लो करता हूं आपको। आइए आइए मेहरबान कदरदान, आइए 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 दोस्तों, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने ये कहना चाहता हूं दैट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप ऑफ these macroeconomical objective policies objectives with the business। अब बिजनेस में दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। क्रेडिट होती है सेल से, सेल्स होती है डिमांड से, डिमांड होती है इंप्लॉयमेंट से। तो देखिए मैंने पांचों ऑब्जेक्टिव्स को अलग अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आप बनाएंगे बेटे। जैसे डिमांड क्रिएट होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर से, डिमांड क्रिएट होती है इंप्लॉयमेंट से, डिमांड क्रिएट होती है प्रोडक्शन से। तो जब इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी तो प्रोडक्शन होगी, जब इंप्लॉयमेंट होगी तो फुल इंप्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा, जब ये सब होगा तो सेविंग्स होंगी, सेविंग्स होंगी तो कैपिटल फॉर्मेशन होगी, आप ज्यादा सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज्यादा पैसे फ्लो करेंगे, और अल्टीमेटली कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो इट मींस इन्वेस्टमेंट, फिर इन्वेस्टमेंट एंड इट विल क्रिएट डिमांड। तो यहां देखिए मैंने क्या लिखा है, डिमांड के 3 फैक्टर्स हैं जो 3 पॉलिसीज में ऑब्जेक्टिव्स के 3 यहां पे डिस्ट्रीब्यूट किए। और सप्लाई भी बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट कम होगी। अच्छा, कॉस्ट कैसे कम होगी? देखिए मैंने आपको एक्सचेंज रेट के बारे में बताना है बेटे। आज इंडिया का $1 80 रुपीज का है, मान लेते हैं डॉलर्स, वन डॉलर इज इक्वल टू 80 रुपीज और 1 पाउंड इज इक्वल टू 100 रुपीज। मेरे दिल में छुरी चलती है मेरे दोस्त जब इंडिया की बात आती है, इसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट। तो मेरा एक ये भी ऑब्जेक्टिव रहेगा कि मैं अपनी कंट्री की करेंसी को स्ट्रॉन्ग करूं। व्हाई, व्हाट आर द फैक्टर्स विद द हेल्प ऑफ व्हिच आई कैन मेक इट स्ट्रॉन्ग, वो हम फॉरेन एक्सचेंज रिस्क में करेंगे। लेकिन फिर भी आपको ये कहता हूं कि मॉनेटरी पॉलिसी में हम अपने एक्सचेंज रेट को भी रेगुलेट करना चाहते हैं। ठीक है सर। जीएसटी फिजिकल पॉलिसी की बात करेंगे, इंटरेस्ट रेट्स मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे। आइए जी, आइए दोस्त, अब एक लास्ट पॉइंट बताना है, फिर हम चैप्टर आज का लेक्चर खत्म कर रहे हैं। बेटे मैंने ना आपको ये कहा कि आप ACCA F9 के लिए आपको हार्ड वर्क करना है, और सपोज करते हैं कि आप दिसंबर में देते हैं, सपोज कर रहे हैं, और दिसंबर में हैप्पी न्यू ईयर सब मनाते हैं। सपोज करते हैं आपका पेपर आसपास ही है, इट मीन्स आप न्यू ईयर की पार्टीज में सेलिब्रेट नहीं कर सकते क्योंकि आपको पेपर देना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हर समय आपको बेस्ट ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। इट मींस आपको अपनी सक्सेस का न्यू ईयर पार्टीज के मजे से ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। क्या लगता है बेटा, सब कुछ इंसान को सब कुछ मिल जाता है? नहीं मिलता। फॉर गेटिंग समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग। आपको कुछ लूज करना पड़ेगा तभी कुछ मिलेगा। आपको ये भी मिल जाए, फूल भी मिल जाए, ऐसे मिल जाए, नहीं। इट मीन्स फॉर गेटिंग समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग, आपको कुछ खोना पड़ेगा। क्या लगता है ये पांचों जो ऑब्जेक्टिव्स मैंने अभी बताए, इंप्लॉयमेंट भी अच्छी कर देंगे, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन अच्छी कर देंगे, प्राइस की स्टेबिलिटी कर देंगे, उसके बाद हम इकोनॉमिकल ग्रोथ कर देंगे। क्या लगता है ये क्या ये इजी काम है? बेटा ये इजी होता तो सारी इकोनॉमी अभी तक ग्रो डेवलप्ड हो चुकी होती। सालों साल लग जाते हैं, 100 साल, 200 साल लग जाते हैं बेटे, क्योंकि कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपस में इंटर
कन्फ्लिक्ट में है। मतलब अगर आप ये करेंगे तो वो नहीं होगा। जैसे आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, अच्छा आप कहेंगे जी मैं एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करूं, डिमांड भी क्रिएट हो और उससे प्राइस भी ना बढ़े, ये तो कुछ गलत बात हो गई। तो कहीं ना कहीं आपको या तो प्राइस की स्टेबिलिटी में से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और या एम्प्लॉयमेंट में जनरेट करना पड़ेगा। वो आपको सोचना है कि आपके यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो यू हैव टू, बिकॉज एज अ बिजनेस यू नो, एज अ फाइनेंस मैनेजर आई वांट टू सी द इकोनॉमिकल पॉलिसी ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री, बिकॉज मेरे धंधे में मेरा बिजनेस उस कंट्री में जाके पैसे लगाएगा यार। इट मीन्स उस कंट्री की मैक्रो इकोनॉमिकल पॉलिसी को मुझे पहले रीड करना है एज अ फाइनेंस मैनेजर। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग चैप्टर नंबर 11, दैट हाउ द इकोनॉमिक्स ऑफ दैट मैक्रो इकोनॉमिकल पॉलिसी ऑफ दैट कंट्री कैन अफेक्ट माय बिजनेस. So the point is that there has to be a conflict between the objectives. Now the point is, as a finance manager, I will see that whether they are compromising with the price stability or whether they are compromising with the employment. Because they have inverse relationship. एक चीज बढ़ाओगे दूसरी कम होगी, एक कम होगी दूसरी बढ़ेगी. इट हैज टू बी देयर. तो आप देखिए जी, मैंने लिखा एग्रीगेट डिमांड ऑफ इंडिया इकोनॉमी, टोटल ऑफ डिमांड ऑफ इंडिया. अगर हम बात करें एग्रीगेट डिमांड कम होती है, मैंने यहां पे एक ऊपर एक पॉइंट लिखा, आप देखिए एग्रीगेट डिमांड ऑफ इंडिया इज नेट इनकम ऑफ इंडिया दैट इज टोटल ऑफ डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया. मतलब एक कंट्री की कभी भी आपको एग्रीगेट डिमांड देखनी हो तो गुड्स की कितनी डिमांड है, सर्विसेज की कितनी डिमांड है, दोनों को जमा कर दो तो वो डिमांड ही होती है. मैं इंडिया का एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा और कोई लॉजिक नहीं है. आप इसको यूरोप में, अमेरिका में, किसी के लिए भी लगा सकते हैं दोस्त. तो मैं आपसे कहता हूँ कि अगर मेरी इंडिया की डिमांड कम हुई, मान लेते हैं, भगवान ना करे ऐसा हो, तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी क्योंकि डिमांड ही नहीं होगी तो यूनिट्स आप प्रोड्यूस नहीं करेंगे. यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो आप एम्प्लॉयमेंट इतनी चाहिए नहीं, तो अनएम्प्लॉयमेंट होनी शुरू हो जाएगी. ठीक है. इफ एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस देन इन्फ्लेशन विल इंक्रीज, क्योंकि जब डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी, अल्टीमेटली इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा. तो आप देखिए ना कहीं एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं और आपको अब ये सोचना है कि आपकी कंट्री के लिए ज्यादा क्या जरूरी है, क्योंकि सब कुछ नहीं मिलेगा यार. So these are the factors which a finance manager is watching, you know, exchange rate, that whether the current currency of India, मैं इंडिया की बात करूं तो INR है, मैं जापानीज की बात करूं तो JPY है, मैं यूएसए की बात करूं तो USD है, मैं यूरोप की बात करूं तो GBP है, मैं इटली की बात करूं तो लीरा है, मैं स्वीडन की बात करूं तो स्विस क्रोना है. तो माई पॉइंट इज कि मेरी जो कंट्री की करेंसी है क्या वो स्ट्रांग हो रही है या वीक हो रही है. बिकॉज अगर वो स्ट्रांग हो रही है तो उससे मेरे एक्सपोर्टर्स को और इंपोर्टर्स को इफेक्ट होगा, कॉस्ट विल बी अफेक्टेड. बिकॉज सपोजिंगली आई एम यूजिंग इंपोर्टेड रॉ मटेरियल और डॉलर्स बढ़ गए तो मुझे ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी एज इंडियन रुपी एंड मेरी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, मेरे प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, मेरे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे. सो द पॉइंट इज I want to see that whether these factors are related with my business. Yes, they are directly related with your business. एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी. तो आपको मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि ये जितने भी फैक्टर्स हैं, जो भी पॉलिसीज हम डिस्कस कर रहे हैं या जो भी टूल्स हैं, दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशन विद द बिजनेस. अब मैं बात करता हूँ फिजिकल पॉलिसी की, अभी हम डिस्कस करेंगे. मैंने 2-3 लेक्चर्स अलग से फिजिकल पॉलिसी में डिस्कस किए कि फिजिकल पॉलिसी होती क्या है, टूल्स क्या है, कैस्केडिंग इफेक्ट्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है. बट फिजिकल पॉलिसी का मोटा मोटा मतलब समझ लें कि टैक्स से है. टैक्स बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली जीएसटी अगर बढ़ गया 18% से 20% हो गया, 22% हो गया, इट विल बिकम मोर कॉस्टली द थिंग्स इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय, इन द हैंड्स ऑफ ए कंज्यूमर. तो अल्टीमेटली डिमांड कम हो जाएगी. अच्छा, जब डिमांड कम होगी तो अल्टीमेटली फिर इफेक्ट वो आने स्टार्ट हो जाएंगे. तो फिजिकल पॉलिसी, टैक्सेशन, जीएसटी बढ़ेगा तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी. अच्छा, इंटरेस्ट रेट की बातें हम करेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट, रिवर्स रेपो. इट मींस एचडीएफसी के पास जो बैलेंस है वो अगर अपने आरबीआई को देता है तो आरबीआई विल गिव सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री. आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल ऑफ इंडिया. किसी भी कंट्री का कोई भी सेंट्रल बैंक को एक कमर्शियल बैंक पैसे लोन में भी दे सकता है और इन्वेस्ट भी कर सकता है. ठीक है जी. तो अब सवाल आता है कि जिस रेट पे द इंटरेस्ट रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री गिव्स द मनी टू द कमर्शियल बैंक्स, दैट अफेक्ट्स कि आगे कमर्शियल बैंक किस रेट पे देगा. क्योंकि मान लेते हैं आरबीआई से उसको 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बेटे कमर्शियल बैंक आगे 10, 12, 15% में देगा, बिकॉज उसको तो प्रॉफिट अर्न करना है. इट मीन अल्टीमेटली कॉस्ट महंगी हो जाएगी. इट मीन्स कहीं ना कहीं आप देखें एक फैक्टर दूसरे से कन्फ्लिक्ट कर रहा है. तो हम इन बातों को सीखेंगे आने वाले लेक्चर्स में. और मैंने बड़े प्यारे प्यारे से चित्र बनाए हैं. आप लिखिए जी, देयर आर ट्रेड ऑफ. नाउ वी हैव टू ट्रेड, वी हैव टू सी
कि हमें क्या खरीदना और क्या बेचना है। कुछ तो बेचना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा कुछ पाने के लिए यार। तो जैसे मैंने एक्स एक्सिस में आप चेक करिए फुल एम्प्लॉयमेंट लिखा, और वाई फुल एम्प्लॉयमेंट इज इंडिपेंडेंट फैक्टर। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट रहे, ठीक है जी, तो उससे मुझे कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। तो दीज आर द डिपेंडेंट फैक्टर्स, इट मींस दे हैव अ डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसी तरह से आप चेक करिए बेटे, ये फोटो बीपीपी में नहीं है, कैप्लॉन में नहीं है, आप बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, लॉजिकली सारी बातें समझ आ जाएगी। जैसे मैंने कहा इकोनॉमिकल ग्रोथ एक्स एक्सिस में रख लेते हैं कि मेरी कंट्री की इकोनॉमिकल ग्रोथ बढ़नी चाहिए, इसके लिए मुझे जो भी कॉस्ट पे करनी है मैं करूंगा। तो बेटे बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट आ जाएगा, क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा होंगे, क्योंकि लोगों का पैसा ज्यादा आ जाएगा। इट मीन्स एक चीज पाने के लिए दूसरी खोनी पड़ेगी, एंड आई हैव टू गिव द प्रायोरिटी दैट विच इज द बेस्ट प्रायोरिटी फॉर माई कंट्री। आई थिंक आप बात सारी समझ चुके हैं। अब आ जाइए दोस्तों कि मैं आने वाले 10 लेक्चर्स का प्लान क्या बना रहा हूं, और फिर मैं गाना दिखाऊंगा। चलिए गाना पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम उस प्लान की बातें करेंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अगर आप आने वाले दिनों में मेरी 10 के 10 लेक्चर ध्यान से सुनते हैं तो आपके साथ कुछ तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है कि आप ACC F9 फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लपटी बेड़ियां समझ ले ये वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बेड़ियां पिघाल के बना ले तू शस्त्र इनको। तो इसका मतलब जो रीजंस आप देते हो, मैं जॉब में जाता हूं, मेरी मैरिज होगी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरा नॉन कॉमर्स है, मैं सब बकवासबाजी है जी। आप चाहें तो कर सकते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो सकता है, सब कुछ बकवास है, आप अपने आप से झूठ बोलते हैं। अब आप सुनिएगा, मैं भूपेश आनंद आने वाले लेक्चर्स में क्या करने वाला हूं, 10 लेक्चर्स लूंगा लगभग। आज सेकंड लेक्चर है, जैसे पहला लेक्चर मैंने लिया तो मैंने इंट्रो ऑफ चैप्टर 11 बताया, आज चैप्टर 2 कंप्लीट हो रहा, तो मैंने आई हैव टोल्ड यू व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिकल मैक्रो इकोनॉमिकल पॉलिसी। फिर मैं लेक्चर नंबर जब 3 लूंगा तो बेटा मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर डिस्कस करूंगा, बट इन बीबीबी कैप्लॉन दे हैव जस्ट गिवन 2-3 पेजेस ऑन मॉनेटरी पॉलिसी। तो मुझे लगा यार मैं थोड़ा सा बड़ा बताऊंगा तो एटलीस्ट आपको लॉजिकली तो समझ आएगा कि है क्या मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी इतना बड़ा है, पूरी की पूरी बुक्स लिख दी जाए। तो मैंने थोड़ा सा लंबा बताया। लेक्चर 3 मॉनेटरी पॉलिसी, लेक्चर 4 टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, लेक्चर 5 इंपैक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। 3 लेक्चर्स मैंने डिवोट किए, और उसके बाद एक लेक्चर और लेक्चर नंबर 6 भी डिवोट किया इसके ऊपर, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन द बिजनेस। तो मैंने 4 लेक्चर्स डिवोट किए मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। बेटे सारे लेक्चर्स अटेंड करना, आप ये मत सोचना कि यार ये ज्यादा है, कुछ नहीं यार, कुछ नहीं करना है, चुपचाप कर रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। अभी बताया ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। फिर लेक्चर नंबर 7 से मैंने स्टार्ट कर दी फिजिकल पॉलिसी, रोल्स एंड डिफिकल्टीज रिस्पॉन्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी, लेक्चर 8 टूल्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी, एंड लेक्चर 9 क्राउडिंग इफेक्ट, बड़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ फिजिकल। तो मैंने 3 लेक्चर्स फिजिकल पॉलिसी के ऊपर डिवोट किए, और लास्ट लेक्चर है गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड रेगुलेशन के ऊपर। बेटे बड़ा मजा आने वाला है आपको आने वाले 6-7 लेक्चर्स में, और उसके बाद जब आप कैप्लॉन बीबीबी देखेंगे तो ऐसे चुटकियों में समझ आ जाएगा। मिलते हैं बेटे लेक्चर 3 में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।